Hello friends, once again welcome इन स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन, उसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यताएं और उनको रिमूवल ऑफ द पोस्ट पद से हटाने की प्रक्रिया तथा इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कार्य और उनकी नियुक्ति तथा प्रक्रियाओं का आपने बृहद रूप से अध्ययन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया आपने। आज उसी क्रम में भाग 4 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भाग 4 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, जो सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियां प्राप्त होगी कि वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे सर्वोच्च न्यायालय देश का एक सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है, क्योंकि संविधान की भी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को ही है। और उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक आदेश का पालन सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, ऑल द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सभी राज्यों के लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य हैं। यद्यपि किसी भी सामान्य मामले में किसी भी प्रकार की वाद विवाद की प्रक्रिया अधीनस्थ न्यायालय से प्रारंभ होती है, लोअर कोर्ट से प्रारंभ होती है, परंतु लोअर कोर्ट के निर्णय की प्रक्रिया को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और देश के सभी राज्यों के या देश के सभी उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय और उसके अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मानी जाती है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और क्षेत्र, उसके प्रभाव की प्रक्रिया अत्यंत ही व्यापक है, जिसको समझने से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो हम आते हैं उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियां। अधिकार क्षेत्र या अधिकारिता भी कह सकते हैं हम, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियां या पावर्स। वास्तव में कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं बहुत ही प्रभावपूर्ण है और देश का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय जो भी किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक मामलों में जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय को मानने के लिए सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य हैं। और यदि उसके न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन यदि किसी राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा यदि पालन नहीं किया जाता है, जिससे संबंधित वो आदेश दिया गया है, तो उसके पास स्वयं अपनी अवमानना के लिए भी निर्णय न मानने के आधार पर दंड देने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियां हमारे अध्ययन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसके द्वारा हमें सर्वोच्च न्यायालय के
संरचनात्मक प्रक्रिया को अच्छे से समझने में सहायता प्राप्त होती है। मित्रों, इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हम कई अधिकारों का उल्लेख करेंगे। सबसे बड़ी जो इसकी प्रक्रिया है जुडिशियल प्रोसेस, जिसको हम बार बार आपसे एक ट्रायंगल के रूप में बना रहे थे, उसको हम यहाँ बना देते हैं। और सर्वोच्च स्तर पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय का पालन सभी राज्य के उच्च न्यायालय करने के लिए बाध्य हैं। और हाई कोर्ट तथा सबसे लोएस्ट स्तर पर है हमारा लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। सारे उच्च न्यायालयों के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है उसका पालन करने के लिए सारे देश के अधीनस्थ न्यायालय उसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसको हमने कई बार आपको समझाया था और आपको क्लियर हो गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देता है उसका पालन सारे हाई कोर्ट और अपने राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय होता है उस राज्य के संबंधित लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय पालन करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो यहाँ पर यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाए, जो भी निर्णय दिया जाए, यदि इस निर्णय का पालन हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, इस निर्णय का पालन देश की सभी संस्थाएं, सभी सरकारें, सभी संगठन, सभी व्यक्ति इसको पालन करने के लिए बाध्य हैं। और यदि किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा जिसके लिए ये निर्णय दिया गया है, यदि वह उस निर्णय का पालन नहीं करता है तो उसे अपनी अवमानना के आधार पर स्वयं दंड देने का अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, यह निर्णय एक साक्ष्य के रूप में, यह निर्णय एक प्रमाण के रूप में, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी निर्णय होगा वह एक साक्ष्य, एक प्रमाण के रूप में देश की सारी संस्थाएं, सारी सरकारें, सभी संगठन, सभी व्यक्ति इसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका पालन करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तो मित्रों, यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं पहला ले रहा हूँ अभिलेख न्यायालय। पहला है अभिलेख न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पहला, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या तात्पर्य है, याद रखिए, ये भारत के संविधान के आर्टिकल, इसको अनुच्छेद के अंतर्गत 129, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस निर्णय का पालन देश की सभी संस्थाएं, सभी सरकारें, सभी संगठन जिससे संबंधित वो निर्णय दिया गया, जिसके लिए वो निर्णय दिया गया है, वे सभी संस्थाएं, सभी संगठन उस निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं, पहला। और दूसरा, यदि किसी के द्वारा उसके अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन न करने के कारण उसे दंड देने का भी अधिकार है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वह एक प्रमाण के रूप में है, एक साक्ष्य के रूप में है। यही जो चार्ट आपको दिखा रहा है कि यहाँ से जो भी निर्णय आता है उसे प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो भी निर्णय आता है उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय को प्रत्येक उच्च न्यायालय और प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य है।
और यह एक प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में, यानी यदि किसी केस या मुकदमे के संबंध में, यदि किसी केस या विवाद या मुकदमे के संबंध में यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो याद करिए, वो निर्णय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, उसी निर्णय को आधार बनाकर यदि कोई नया मामला किसी अधीनस्थ न्यायालय या कि देश के किसी भी न्यायालय में यदि आता है तो संबंधित पक्ष का वकील उसी के आधार पर, संबंधित पक्ष का वकील उसी के आधार पर क्या कर सकता है, उसी के आधार पर प्रमाण दे सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में यह निर्णय लिया है, और उसी के आधार पर वह अपना निर्णय दे सकता है। और उसके द्वारा जो भी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया है, उनके सारे बिंदुओं को मानने के लिए उसमें कोई तार्किक प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। यदि उस पे जो आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं अगर एज इट इज सेम टू सेम हैं तो उसे तुरंत उसे स्वीकार करने के लिए वह संबंधित न्यायालय बाध्य है। क्यों? क्योंकि उससे संबंधित यदि कोई मैटर सर्वोच्च न्यायालय में कभी भी आ चुका है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, जो भी डिसीजन आता है, ऐसे प्रत्येक निर्णय ऐसे प्रमाण और साक्ष्य के रूप में देश की सारी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और याद कर लीजिए, जो एक बात मैंने अपने पिछले वीडियोज में ये बातें कही थी, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि मैंने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप अगर स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने आपको कई बार ये उल्लेख किया है कि भारतीय संविधान संघीय शासन प्रणाली की प्रक्रिया पर आधारित है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस ऑन फेडरल सिस्टम, लेकिन हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस अब यहाँ सिद्ध हो रहा है, पूरी तरह सिद्ध हो जा रहा है कि एक सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट है, जिसके द्वारा प्रत्येक निर्णय का पालन सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी ऑल द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑल द लोअर कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है, बात है। तो ये क्लियर हो गया। अतः हमारी जुडिशियल प्रोसेस यूनिटरी सिस्टम पर आधारित है, एकात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम दूसरा आते हैं आरंभिक अधिकारिता पर। आरंभिक अधिकारिता पर क्या है मित्रों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आरंभिक अधिकारिता क्या है? पहला अभिलेख न्यायालय हो गया, दूसरा हम आते हैं आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता नाम से ही लग रहा है कि यह कई महत्वपूर्ण बातों पर बल दे रहा है। आरंभिक अनुच्छेद 131 में इसका उल्लेख किया गया है। आरंभिक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी ऐसे मामले जिनकी शुरुआत, जिनको प्रारंभ सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही किया जाता है, ऐसे मामले जिनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है या जो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसे मामले को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नाम से, ऐसे मामले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नाम से। तो याद रखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या आरंभिक अधिकारिता, ऐसे केस, ऐसे विवाद आते हैं जहां पर किसी भी मामले की तुरंत पहली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इसका एक पक्ष और है, अर्थात ऐसे मामले ना तो उच्च न्यायालय से प्रारंभ किए जा सकते हैं और ना ही ऐसे मामले अधीनस्थ न्यायालय से, जबकि सामान्य स्थिति में मामले अधीनस्थ न्यायालय से प्रारंभ होकर ही उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। क्योंकि आगे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट टू बी अपीलेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू बी अपीलेट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलेट कोर्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पष्टता के साथ ध्यान देना होगा। याद करिए, तो ऐसे मामले में कौन से, व्हाट इज द नेचर ऑफ केसेस विच आर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सुप्रीम कोर्ट, कौन से ऐसे मामले हैं जिनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिनकी प्रारंभिक अधिकारिता या जिनकी सबसे पहले सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। याद करिए, ऐसे मामले जो
2 or more स्टेट which are disputed between 2 or more स्टेट। भाई कोई भी केस, कोई भी मुकदमा, कोई भी विवाद अकेले से तो होगा नहीं, कम से कम 2 पक्ष या 2 से ज़्यादा पक्ष का होना आवश्यक है। तो ऐसे मामले जिसमें 2 राज्य हैं, ऐसे मामले जिसमें 2 या राज्य हैं या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच which are 2 or more स्टेट, तो मैटर which are 2 are disputed matter which are belonging to or more स्टेट, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादित मैटर है, ऐसे मामले में इनकी सुनवाई किसी राज्य में ना होकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से प्रारंभ है। दूसरा मैटर लेते हैं, अगर कोई मुकदमा किसी राज्य का केंद्र सरकार के साथ है, यानी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार के बीच किसी मामले में अगर कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो भी ऐसे मैटर की सुनवाई सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। या ऐसे मुकदमे जिसमें एक पक्ष सर्वोच्च न्यायालय है और एक पक्ष 2 या 2 से अधिक राज्य है, तो भी ऐसे मैटर की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऐसे मुकदमे, ऐसे वाद जिनकी प्रारंभिक सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अर्थात ऐसे मामले जो ना तो लोअर कोर्ट ना तो हाई कोर्ट से शुरू किए जाते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय से प्रारंभ होते हैं, इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। चलिए अब आते हैं एक और मैटर। आपने देखा होगा, आपको ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस किसी एक वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक वीडियो को सब्सक्राइब करने से सारे अलर्ट आपके पास जाते रहेंगे और वहाँ से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूरी तरह अच्छे से सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो अवश्य कर ले। तो वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये बातें मैंने आपको बताया था क्या, कि यदि इफ एनी टाइप ऑफ द डिस्प्यूट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या विवाद आता है, तो इन विवादों को कैसे कहाँ लाया जाता है, तो यहाँ पर कैसे को तो उल्लेख नहीं, कैसे का उल्लेख तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, कैसे किसके द्वारा लाया जा सकता है, कौन उस मुकदमे को ला सकता है, इसको आप पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वीडियो को आप देखकर वहाँ क्लियर कर लीजिए। लेकिन यहाँ आप क्लियर करिए, ऐसे मामले की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, अधीनस्थ और उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती। तो दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरा आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, याद करिए, जो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह सर्वोच्च न्यायालय में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अलावा, यानी इन केसों के अलावा यह केवल अपीली कोर्ट है। अपीली मामले आते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। कैसे मामले आते हैं? अपीलेट कोर्ट, यानी इसको आप कैसे कहेंगे? अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको आप अच्छी तरह से याद करिए। अपीली मामले, अपीली मामले, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अपीली मामले। अब इस अपीली मामले में किस तरह की अपील? मित्रों, आप जानते ही हैं कि कोई भी केस, कोई भी मुकदमा एक ही प्रकार का नहीं होता है। सारे मुकदमे का नेचर एक समान नहीं होता है। कुछ मामले हैं वायलेंस पर आधारित होते हैं, हिंसा पर आधारित होते हैं, जिसको आप कहते हैं दांडिक मामले, क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर क्रिमिनल मैटर भी आते हैं, क्रिमिनल मैटर आते हैं, या रेवेन्यू या राजस्व से, यहाँ पर आप कह सकते हैं दंडात्मक या फौजदारी मामले, इसको आप कह सकते हैं फौजदारी मामले, या राजस्व संबंधी जो मामले आते हैं, रेवेन्यू से संबंधित, जैसे खेत है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, इसको आप सिविल मैटर कह सकते हैं, सिविल मैटर। या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ गया, या संविधान को लेकर किसी प्रकार का कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया है जिसको संसद संशोधित करना चाहता है, लेकिन ऐसा मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आप कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर।
इसको आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इसको संवैधानिक मामले, या आप कह सकते हैं बाय द स्पेशल परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को ये भी दैट इज द स्पेशल राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसी भी मुकदमे को विच आर नॉट अपील इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत दे सकता है बाय द स्पेशल ग्रांट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष परमिशन से, विशेष इजाजत से भी कुछ नेचर के मुकदमे को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मुकदमे जो विशेष परमिशन से, विशेष इजाजत से, आप कह सकते हैं विशेष इजाजत से या परमिशन से, बाय द स्पेशल परमिशन, जैसे याद करिए वह मुकदमे जो ना लोअर कोर्ट में गया हो ना हाई कोर्ट में गया हो, यदि वो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट सहमत होता है कि हाँ ऐसे मुकदमे आप ला सकते हैं, तो बाय द स्पेशल परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत से भी ऐसे मामले की अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। तो याद करिए सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट किसी भी सामान्य मामले की सीधे सुनवाई नहीं करता है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अपीली न्यायालय है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन करता है, और इसमें सिविल मैटर हो, दांडिक मैटर हो, दांडिक मतलब फौजदारी, या विशेष इजाजत से अपील हो, या संवैधानिक मामले हो, इनकी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और आते हैं जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। क्या आता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की परामर्शी शक्तियां किससे? सुप्रीम कोर्ट से। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद करिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की परामर्शी शक्तियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की परामर्शी शक्तियां, परामर्शी शक्तियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, कभी भी आ सकता है, लेकिन याद करिए किस मैटर में? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो इसको आप याद करिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किस मामले में, इसको याद करिए, संवैधानिक मामले में, वह घर के पर्सनल मामले में नहीं, संवैधानिक मामले में, अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है, याद करिए, यदि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है जिसमें संविधान का या संविधानवाद की प्रक्रिया का भावना निहित है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। याद कर लीजिए, किसी भी संवैधानिक मामले में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। दूसरा प्रश्न याद करिए, यह प्रश्न आ चुका है, याद करिए, जब भी राष्ट्रपति संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा तो कम से कम 5 न्यायाधीशों के पीठ के द्वारा, पीठ को बेंच कहा जाता है, बेंच, 5 न्यायाधीशों के पीठ के द्वारा ही क्या किया जाएगा? परामर्श दिया जाएगा। याद कर लीजिए, किसी भी संवैधानिक मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श लेने का अधिकार है। जब भी परामर्श लिया जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश परामर्श देंगे। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए निश्चित है, अगर उस संवैधानिक मामले में, अगर वह संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया है, इसको अच्छे से याद करिए, उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति पूरी तरह बाध्य नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा मैटर आया था, आपको याद होगा, बहुत पुराना मैटर था, जब अयोध्या संबंधी डिस्प्यूट में, बाबरी मस्जिद या अयोध्या संबंधी डिस्प्यूट में, जब राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से
इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर परामर्श मांगा था तो सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था। अभी तक यही प्रावधान था कि जब भी राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य होगा, परंतु उसके बाद एक प्रक्रिया आई कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए संवैधानिक परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। तब से एक नई परंपरा शुरू हो गई। लेकिन सन 2002 में एक निर्णय आया कि राष्ट्रपति जब भी परामर्श मांगे तो राष्ट्रपति को परामर्श देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के विषय में आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया। देश का प्रथम संवैधानिक पद है, प्रथम प्रोटोकॉल है, इसलिए ये बड़ा आवश्यक है। और लास्ट में हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू। मित्रों, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन को अगर आप संधि विच्छेद करें पुनः धन अवलोकन आ जाएगा। अवलोकन हिंदी में जुडिशियल रिव्यू, इसको इंग्लिश में कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि यदि न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में कोई भी निर्णय देता है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में कोई भी निर्णय देता है तो उस निर्णय में उसको अधिकार है कि वह अपने किसी दूसरे मैटर में अपने निर्णय को संशोधित कर सकता है या बदल सकता है या उस निर्णय के स्थान पर नया निर्णय दे सकता है। और यह जुडिशियल रिव्यू पावर एक बार पूछा गया था परीक्षा में, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में जुडिशियल रिव्यू पावर भारत से अधिक है, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के साथ साथ राइट रॉन्ग की प्रक्रिया का भी पालन होता है। तो बस आप याद करिए कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है किसी भी मैटर में जिसमें एक निर्णय देता है, सेम उसी मैटर में वह अपने निर्णय में संशोधन और परिवर्तन कर सकता है। यह संशोधन पुनः अवलोकन दोबारा अपने निर्णय में बदलाव कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू, इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय देश का एक बहुत ही शक्तिशाली या बहुत ही पावरफुल संस्था है। संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, कई सारे महत्वपूर्ण अधिकार हैं उसके पास। और ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ऑल द पर्सन ऑफ इंडिया, जो भी जिसके भी संबंध में वो निर्णय देता है वो उसके पालन करने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने आज चर्चा किया। और निश्चित रूप से आज के जो सारे प्रश्न हैं, अगर आप इसको दो बार रिवाइज करके अच्छे से याद कर लें तो 100% आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दूसरा कि जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वे सबसे पहले सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे वो जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उसका अलर्ट उनके पास जाता रहे। और निश्चित रूप से आपको इस विषय से संबंधित जो कंसेप्चुअल नॉलेज दी जा रही है, बहुत गहराई से नॉलेज दी जा रही है, अभी बहुत बड़े प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास लेकर आएंगे हम, और निश्चित रूप से उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे। इसलिए उसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी सूचित करें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।